अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुफाद शराजी, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। आज बात करते हैं एक अहम खुराक जिसका नाम रेवड़ी है। उस वाले से उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा और इस खुराक के हवाले से, रेवड़ी के हवाले से सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया और मैंने भी इस हवाले से मैंने सोचा कि अपना रिसर्च बेस्ड ओपिनियन आपके साथ शेयर करता चलूँ ताकि आपको आगाही फराहम हो सके, आगाही मिल सके। आप मेरी इस जो रिसर्च बेस्ड ओपिनियन है इसको सुनने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप इसको आप खुद समझ जाएंगे कि क्या इस रेवड़ी को गोली के मुतरादिफ कहना दुरुस्त है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देते चलूँ, उसके बाद मैं इसकी हिस्ट्री बयान करूंगा और उसके बाद जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। मेरे पास एक रेवड़ी का पैकेट मौजूद है। ये रेवड़ी का पैकेट है, मैंने किसी मशहूरी के लिए नहीं रखा बल्कि ये हमारे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करूँगा और मैं इसकी लेबलिंग के वाले से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उनको भी डिस्कस करूँगा और इसको निकाल कर भी, इंग्रेडिएंट को निकाल कर भी मैं आपको बताऊँगा कि इसके इंग्रेडिएंट की साख जब डिस्कस करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देते चलूँ कि रेवड़ी जो है वो बेसिकली एक स्वीट क्रंची प्रोडक्ट है। स्वीट बेस्ड मीट बॉल भी बोलते हैं इसे। और इसकी हिस्ट्री का बताता चलूँ कि इंडिया की रियासत आसाम में भी इसकी प्रोडक्शन की जाती है और प्रीडोमिनेंटली अगर इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान में ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और पंजाब के रीजन चकवाल है, वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा वहाँ उस रीजन की सौगात इसे डिक्लेयर किया जाता है और ये एक्सपोर्ट होती है, डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती है, पाकिस्तान में भी कंज्यूम होती है। और सबसे पहले 1950s में इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1950 में हाजी एहसान इलाही थे, वो एक ताजर हुआ करते थे और उनकी एक चकवाल के शहर के बाज़ार में, छप्पड़ बाज़ार में उनकी एक दुकान हुआ करती थी जूस सेंटर के नाम से, पहलवान जूस सेंटर के नाम से। तो उनने उस पहलवान जूस सेंटर में इस स्वीट को मुतारफ़ करवाया और उसके बाद जब 1950 के बाद जब उनने अपनी दुकान को चेंज किया, होटल में तब्दील किया, तो उनने अपने होटल का अपने बेटे के नाम पे, ज़फ़र इकबाल के नाम पे, ज़फ़र होटल रेवड़ी जो उनकी प्रोडक्ट थी उसको ज़फ़र रेवड़ी के नाम से मुतारफ़ करवाया। ये ज़फ़र रेवड़ी की इब्तिदा यहाँ से हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया तो हाजी पहलवान नज़ीर स्वीट के ताजर थे, उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर इसको डेवलप किया और इसे पहलवान रेवड़ी के तौर पर मुतारफ़ करवाया, जो आज तक पहलवान रेवड़ी पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, पाकिस्तान में भी मशहूर है और पूरी वर्ल्ड में इसकी एक्सपोर्ट की जाती है। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री की बता दी और इसकी कंजम्पशन के हवाले से बताता चलूँ कि ये कंज्यूम जो होती है ये समर सीज़न में कंज्यूम नहीं होती बल्कि विंटर सीज़न में कंज्यूम होती है। और विंटर सीज़न में कंज्यूम होने की वजह क्या है? बेसिकली विंटर सीज़न में हमारी बॉडी जो होती है उसको एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से मुकाबला करना पड़ता है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा कूल होता है, कोल्ड होता है, तो इसलिए हमारी बॉडी ने अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए उसे कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। कैलोरीज़ को बरकरार रखने के लिए, उसे अपने होमोस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए, थर्मो रेगुलेशन को बरकरार रखने के लिए कैलोरीज़ की रिक्वायर होती है कैलोरीज़, ताकि वो कैलोरीज़ को इनटेक कर सके और उनको बर्न कर सके। बेसिकली कैलोरीज़ होती क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैलोरीज़ हैं क्या? कैलोरीज़ बेसिकली किसी भी फूड आइटम से आपको तवानाई कितनी मिल रही है, उस तवानाई के काउंट को बोलते हैं कैलोरीज़। और ये जो कैलोरीज़ का काउंट है, ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डिफरेंट एज ग्रुप के लिए, बच्चे के लिए डिफरेंट कैलोरीज़ होती हैं, बड़े के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट जेंडर्स के लिए डिफरेंट है। मीन्स फीमेल के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज़ की, मेल के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात करें, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कैलोरीज़ का जो रिक्वायरमेंट है वो एक्टिविटी लेवल पे भी डिपेंड करता है कि किसकी एक्टिविटी लेवल कितनी ज़्यादा है। एक हड हराम बंदा है, एक हड हराम है जो कोई काम नहीं करता, उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट कम होगी बनिस्बत उसके जो एक मज़दूर है, जो वो एक स्प्रिंटर है, एक स्विमर है, वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायरमेंट है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें बताया गया कि एक स्विमर है, वो 4 घंटे के अंदर जब वो स्विमिंग करता है 4 घंटे, तो उसकी 10,000 तक कैलोरीज उसकी बर्न हो जाती हैं। तो आप हिसाब लगाएं कि डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करती है कैलोरीज की इनटेक, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट। तो आप कैलोरीज का जो इनटेक है वो विंटर सीजन में ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें कंज्यूम करनी पड़ती है। अब मैं इसके इंग्रेडिएंट की, मेरे पास ये सिंपल पड़ा हुआ है, तो इसके इंग्रेडिएंट के बताते चलो। तो इसके पहलवान रेवड़ी के लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है चकवाल की सबसे आला सौगात असली देसी घी की पहलवान रेवड़ी, असली देसी घी से तैयार करता। अब मैं इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट की बात करता चलूँ तो इसमें इस जैगरी में, इस रेवड़ी के अंदर ये कुछ दाने हैं, मैंने कुछ दाने निकाल लिए हैं। इस रेवड़ी के अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो जैगरी है,
दूसरा इंग्रेडिएंट देसी घी, तीसरा इंग्रेडिएंट इसके ऊपर कोटिंग जो की हुई है वो सीसम सीड्स की कोटिंग की हुई है। अब मैं इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जैगरी की बात करते चले। जैगरी जो है वो इसको बेसिकली जैगरी के कंपटीटर्स, जो दूसरे कंपटीटर्स हैं, मीन्स रिफाइंड शुगर है। रिफाइंड शुगर को याद रखें स्लग पॉइजन बोलते हैं। अब रिफाइंड शुगर है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में, एनर्जी ड्रिंक्स में कंज्यूम होता है, एनर्जी ड्रिंक्स में उसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है और शुगर, रिफाइंड शुगर है, वो हमारी शुगर का, हमारे बॉडी में शुगर का जो लेवल है, ब्लड शुगर के लेवल को फ़ौरन इंक्रीज कर देती है। लिहाजा वो और शुगर का भी बायस बनती है, ओबेसिटी का मेजर काज है। तो ये जो रिफाइंड शुगर और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की बनिस्बत जैगरी जो है वो हेल्दी है, हेल्दी कंसीडर किया जाता है। क्यों कि एक तो जैगरी के अंदर जो है वो लॉन्ग चेन सक्रोज की लॉन्ग चेन्स होती हैं और वो एकदम आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को एकदम बढ़ाती नहीं है। एकदम शुगर लेवल, आपके ब्लड का शुगर लेवल जो है वो एकदम बढ़ नहीं जाता, बल्कि इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग चेन सक्रोज होती हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैगरी के अंदर डिफरेंट मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम कंटेंट भी ज़्यादा होता है, डिफरेंट मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, आयरन है। ये जो मिनरल्स है वो बनिस्बत रिफाइंड शुगर के वो इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको इस रेवड़ी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब आ जाते हैं देसी घी के अंदर। देसी घी जो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसको इस्तेमाल किया गया इसके बनाने में। अब देसी घी की क्या है, एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी, उसका मैं हवाला दे चलूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये देसी घी के हवाले से है कि देसी घी को 1960 तक काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझा जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि 1960 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उसमें वनस्पति घी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्योंकि वनस्पति घी वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन से बना, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और वनस्पति घी को बताया गया कि वनस्पति घी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और इससे दिल की बीमारियाँ नहीं होती, ये ओबेसिटी नहीं करता। तो उसके बाद क्या हुआ, रिसर्चेज होती गई, साइंटिस्ट अपने रिसर्च करते रहे। लेकिन नीदरलैंड में एक रिसर्च हुई 1990 में, इंटरेस्टिंग रिसर्च थी। उसमें क्या हुआ कि उसमें बताया गया कि देसी घी, ये जो वनस्पति घी है, ये बेसिकली इसका अगर आप कंज्यूम करेंगे, 2% कंज्यूम करेंगे, तो ये आपके अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनका खर्चा 23% तक बढ़ा देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च थी। जबकि इसके मुकाबले में आप 10% तक आप अगर देसी घी कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि देसी घी के अंदर सैचुरेटेड फैट्स हैं, अगर आप 10% तक भी कंज्यूम करेंगे तो वो उसका आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ना कि वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का जो रेशो है वो इस परसेंटेज के हिसाब से 23% के हिसाब से बढ़ेगी नहीं, बल्कि वो सेम रहेगी। तो आप 10% तक उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल में आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस रिसर्च की बुनियाद पे 1990 में क्या हुआ, तीन कंट्रीज़ आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क ने इस वनस्पति घी की प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को बैन कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, देसी घी की तरफ लोग आ गए और देसी घी को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। अब ये मैंने आपको बताया कि देसी घी जो है वो बेसिकली इसके अंदर सैचुरेटेड फैट होती है और ये हमारी बॉडी जब डेवलपमेंट स्टेजेस पे होती है, आपने देखा होगा कि बच्चे माएँ अपने बच्चों को देसी घी की चूरी, एक रोटी के अंदर चूरी बना के खिलाती थी। वो बेसिकली क्यों खिलाती थी, क्योंकि देसी घी जो है हमारी सेल डेवलपमेंट, जब हमारी सेल डेवलपमेंट होती है तो उसमें देसी घी का एक इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट स्टेजेस में, तो इंपॉर्टेंट रोल है। तो देसी घी अपनी अफादियत रखता है, ना कि इसके अनहेल्दी इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो क्योंकि रिसर्च ऑनगोइंग है, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है, अभी भी वनस्पति घी के ऊपर रिसर्च है, ऑयल के ऊपर रिसर्च हो रही है, देसी घी के ऊपर रिसर्च हो रही है। तो ये ऑनगोइंग रिसर्चेज होती जा रही है। लेकिन अभी तक की रिसर्च के मुताबिक मैंने जो ओपिनियन था वो मैंने आपको देसी घी के हवाले से दे दिया है। अब आ जाते हैं तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो सीसम सीड का है। इसके ऊपर जो सीसम सीड की कोटिंग की है ना, इस कोटिंग की वजह से मैं उस डेवलपर को प्रोडक्ट डेवलपर बोलता हूँ जिसने इसको बनाया था। क्योंकि उसने उसके ज़हन में काफ़ी अच्छा ख्याल है, क्योंकि सीसम सीड की अफादियत अपने तेज ज़्यादा है, क्योंकि ये इसको क्वीन ऑफ ऑयल सीड बोलते हैं सीसम सीड को। अब सीसम सीड के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, हमारी हेल्दी कंसिडर किया जाता है सीसम सीड को, क्योंकि इसके अंदर ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन को कम करता है, और दूसरा एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है। बेसिकली जो शुगर इसके अंदर जैगरी इस्तेमाल हुआ है ना, जैगरी आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगी, तो ये उस जैगरी की जो ब्लड शुगर को बढ़ाने की रफ्तार है उसको कम कर देता है। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को
बढ़ने से रोकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। इसके अंदर रिच ऑयल है, ऑयल इन रिच, सिसम सीड के अंदर ऑयल होता है जो डिफरेंट वो शेरुडारा जो टेक्निक्स हैं, हाइपर जो फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स है उसमें ऑयल को ड्रॉप किया जाता है। तो सिसम ऑयल जो है वो इंसान को लिटाया जाता है तो उसके ऊपर ड्रॉपिंग की जाती है। ये इंडिया में टेक्निक यूज़ की जाती थी, फिजियोथेरेपी टेक्निक है तो उसमें भी सिसम ऑयल को यूज़ किया जाता है। ये सिसम ऑयल की अफादियत अपने तय है और ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को जो लिवर के अंदर, इसके अंदर सिसम के अंदर सिसमिन होता है जो ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है, लिवर के अंदर डिजनरेशन को रोकता है। तो ये सिसम सीड जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पूरा इंग्रेडिएंट की साख के वाले से मैंने आपको डिस्कस किया, आपको बताया कि ये कितना ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस, इसके इंग्रेडिएंट कितने ज़्यादा अपने तक कितनी ज़्यादा अफादियत के हामिल हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया। इस रिसर्च बेस्ड वीडियो से आप अखज़ कर सकते हैं कि क्या इसको गोली कहना दुरुस्त है या नहीं। बाकी मैं खुराक के मुतालिक रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।